हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव समाजशास्त्र की क्लास लेके फिर आज हाजिर हूँ। बच्चों, हम आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ई क्लासेस, तो इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे लेक्चर आपको रोज़ मिलते रहें। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो हमारा सोशियोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। कि ब्यूरोक्रेसी क्या है या नौकरशाही क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है। तो बच्चों, नौकरशाही अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है और ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द से बना है और जिसका अर्थ है मेज या डेस्क। और मेज का अर्थ लिखने वाली मेज से है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी को जो फाइनर महोदय थे उन्होंने मेज प्रशासन, डेस्क गवर्नमेंट कहकर संबोधित किया है। फाइनर महोदय ने ब्यूरोक्रेसी को डेस्क गवर्नमेंट, मेज प्रशासन कहकर संबोधित किया है। बच्चों, ब्यूरोक्रेसी का दूसरा अर्थ पद अथवा पद स्थान भी होता है और इससे स्वाभाविक या व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का अर्थ है अधिकारियों का शासन। तो बच्चों, नौकरशाही, सेवक तंत्र, अधिकारी तंत्र या राज्य, ये सब नौकरशाही को ये भी कहा जाता है। लेकिन इन शब्दों में सबसे ज़्यादा नौकरशाही शब्द ही प्रचलन में है। तो बच्चों, नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा थी। उन्होंने मैक्स वेबर ने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संगठन। तो इसको जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों, ब्यूरोक्रेसी में एक प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता होती है, निष्पक्षता होती है तथा मनुष्यता का अभाव, ये लक्षण पाए जाते हैं और इन लक्षणों की व्याख्या मैक्स वेबर महोदय ने की है। बच्चों, अब नौकरशाही से क्या आशय है? नौकरशाही शासन संगठन की वह श्रेणी है जिसमें कर्मचारी मशीन के पुर्जों की भांति, मीन्स एक नियम कानून के तहत की भांति संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं का संपादन करते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार और कार्यात्मक उस कार्य को कार्यान्वित करते हैं और उसका संपादन करते हैं। ये जनता की अपेक्षा अपने उच्च अधिकारियों की कृपा पर पनपते हैं। ये जनता की अपेक्षा मीन्स वहाँ जनता के इच्छाओं के अनुसार शासन नहीं चलता। वहाँ पे जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं और उच्च अधिकारियों की कृपा पर पनपते हैं, फाइलों पर नोट लगाकर दौड़ाते रहते हैं। जो आज की ज्वलंत समस्या है कि अगर किसी कार्य को आपको ढंग से जल्दी और समय से संपादित करवाना है तो आपको फाइलों पर नोट लगाकर दौड़ाना पड़ता है तथा अपने बास के स्वर में स्वर और लय में लय मिलाते रहते। चूँकि उनको वहाँ जॉब करनी रहती है, उनको वहाँ कार्य करना रहता है, इसलिए उनके सही या गलत फैसलों में वो उनका साथ देते हैं, चाहे ये उचित रूप में हो या अनुचित रूप में। मीन्स वो कार्य या वो बात चाहे उचित रूप में हो या अनुचित रूप में, लेकिन वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी वहाँ के अधिकारियों के फैसले में हाँ मिलाते हैं। तो बच्चों, ये तो नौकरशाही का मत आशय हो गया। तो और ग्लैडन ने क्या कहा है? ग्लैडन ने कहा है नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। ग्लैडन ने कहा जो भी नौकरशाही की व्यवस्था होती है वो अधिकारियों द्वारा संचालित व्यवस्था होती है। तो बच्चों, इन सब परिभाषाओं और इसके अर्थ के बाद यही हम कह सकते हैं कि नौकरशाही
एक नमूने पर कर्तव्यों तथा व्यक्तियों का व्यवस्थित संगठन है। नौकरशाही एक नमूने पर कर्तव्यों तथा व्यक्तियों का व्यवस्थित संगठन है जो सामूहिक प्रयत्नों के उद्देश्यों को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकता है। तो नौकरशाही से हमारा आशय यही है कि परिभाषाओं और उसके अर्थ, उसके शाब्दिक अर्थ के बाद हमें नौकरशाही का अर्थ पता चल गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे अपने कि नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं, कि नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं। तो नौकरशाही बच्चों एक विशिष्ट पद्धति पर आधारित होती है। तो चूंकि ये अधिकारियों का शासन होता है और इसको संचालन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति होती है और इन पद्धतियों की बात, जैसे हर कार्य को संपादित करने के लिए एक मेथड या पद्धति होती है, उसी तरह नौकरशाही को संचालित करने के लिए भी एक पद्धति होती जिसके द्वारा वहाँ के कार्यों का संचालन किया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है सदस्यों के विशिष्ट कर्तव्य। जैसे प्रत्येक वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी का कर्तव्य पूर्व जो है परिभाषित होते हैं कि उनका क्या कार्य, जैसे एक क्लर्क है उसका क्या कार्य है, एक वहाँ का प्यून है उसका क्या कार्य है, एक वहाँ का अधिकारी है या बॉस है तो उसके क्या कार्य हैं। तो ये पहले से सब व्यक्ति को पता होते, पूर्ण परिभाषित होते हैं, स्पष्ट रूप से उन लोगों को ये ज्ञान रहता है कि उनको क्या कार्य, अपने भूमिका, आपने स्टेटस एंड रोल पढ़ा होगा तो स्टेटस एंड रोल में होता जो जिसकी परिस्थिति होती है वो उसी के अनुसार रोल या भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसमें भी क्या होता है, सदस्यों के विशिष्ट कर्तव्य होते हैं जिसका वो पालन करते हैं। फिर अगली विशेषता क्या है, पद सोपान पद्धति। पद सोपान पद्धति क्या होती है, इसमें जैसे कि कोई एक बॉस होता है, फिर उसके नीचे ऐसे कर्मचारी कार्य करते हैं और अधिकारी, प्रत्येक निम्न सीढ़ी का अधिकारी अपने से ऊंची सीढ़ी के अधिकारी के लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स वो उसको जवाबदेही होता है किसी कार्य को करने के लिए। ये पद सोपान पद्धति है कि उच्च और निम्न पद होते हैं और प्रत्येक निम्न पद वाला उच्च पद के लिए उत्तरदायी या जवाबदेही होता है। ये तीसरी विशेषता है इसकी। फिर बच्चों इसकी चौथी विशेषता है कर्तव्य पालन व्यवस्था। तो नौकरशाही में क्या है, नौकरशाही में प्रत्येक सदस्यों को विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और कर्तव्यों के पालन के लिए सत्ता का स्पष्ट रूप से विभाजन भी किया जाता है। इन कर्तव्यों को में ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का समुचित ढंग से पालन कर सके। ठीक है बच्चों, ये चौथी विशेषता थी। फिर पांचवी क्या है, व्यवस्थित अभिलेख। तो व्यवस्थित अभिलेख में इसमें फाइलों, कागजों, अभिलेखों, लिखा पढ़ी आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक कार्य का लिखित रूप से विवरण रखा जाता है और पदाधिकारियों को अभिलेखों और दस्तावेजों पर निर्भर रहना होता है। कभी कोई जवाबदेही बनती है तो वो उसको दिखाते हैं और अपने कार्य को बताते हैं और अभिलेखों को फाइलों में बड़े ही सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहें और कोई कार्य पड़ने पर या जवाबदेही होने पर उसका प्रयोग कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी अगली विशेषता थी। फिर कागजी कार्यवाही। कागजी कार्यवाही में क्या होता है बच्चों, इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी कार्य नौकरशाही की विशेषता है कि कोई भी कार्य यथार्थ रूप में नाकाम होकर फाइलों में कार्यों को दौड़ाया जाता है। फाइलों में और फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि कर्मचारी भी उतनी लगन, उत्साह और जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। साथ ही काम की मात्रा भी इतनी अधिक होती है कि उसके लिए पर्याप्त समय का भी अभाव होता है और सरकारी व्यक्तित्व जो है निजी व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है।
हावी होता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है इसीलिए। ठीक है बच्चों, फिर है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। तो बच्चों नौकरशाही की ये विशेषता एक ये भी है कि इसके सिद्धांत तथा व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। कर्मचारी सिद्धांत में जो आदर्श रखते हैं वही व्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो कर्मचारी सिद्धांत में जनता के रक्षक कहलाते हैं वही व्यवहारिक रूप से जनता के भक्षक बन जाते हैं। तो जो सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, वो सिद्धांत उनके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए नौकरशाही की अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। फिर अगली विशेषता क्या है? प्रशिक्षण। तो बच्चों प्रशिक्षण में नौकरशाही में की व्यवस्था में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति रखे जाते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं जो अपने विशेष कार्य में निपुण होते हैं। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करना होता है, और इन कार्यों का संपादन भली भांति हो सके इसके लिए कर्मचारियों को इस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने कार्य को सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और उपयोगी ढंग से कर सकें। तो बच्चों ये तो नौकरशाही की विशेषताएं थी कि एक विशिष्ट पद्धति है, सदस्यों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, पद सोपान है, कर्तव्य पालन व्यवस्था, व्यवस्थित अभिलेख, कागजी कार्यवाही, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर और प्रशिक्षण। ठीक, अब बच्चों इसके प्रकार जानेंगे कि नौकरशाही के प्रकार क्या हैं। तो बच्चों पहला इसका प्रकार है जातिगत नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी। इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट ब्यूरोक्रेसी। तो बच्चों जातिगत नौकरशाही, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका आधार क्या होता है? जाति होती है, और व्यक्ति को काम के लिए चुनाव की योग्यता जाति होती है। किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता का निर्धारण मुख्य रूप से उसकी जाति होती है, और इस प्रकार की नौकरशाही का आधार एक जाति, एक वर्ग विशेष से होता है। तो बच्चों मार्क्स ने कहा कि जैसे उच्च पदों के लिए ऐसी योग्यताएं दी जाती हैं कि जिसमें एक विशेष वर्ग को ही प्राथमिकता मिलती है। जैसे प्राचीन काल में भारत में जो व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिकारी हो सकते थे, और उसके अलावा कोई नहीं, जो उच्चतर जातियां समझी जाती थीं। तो ये जातिगत नौकरशाही का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है अभिभावक नौकरशाही, द गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो द गार्जियन ब्यूरोक्रेसी में बच्चों इस प्रकार की नौकरशाही में ऐसे विद्वानों का आधिपत्य, मीन्स उनका ऐसा कंट्रोल होता है जो शास्त्रोक्त आचरण में दीक्षित होते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति एक और न्यायपूर्ण, शुद्ध, कार्यकुशल, दक्ष और उपकारी होती है, तो दूसरी ओर अनउत्तरदायित्वपूर्ण, मीन्स वो किसी के लिए उत्तरदायी ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं, और अधिकारपूर्ण भी होती है। बच्चों अभिभावक नौकरशाही का एक उदाहरण 1640 से 1740 तक, अभिभावक नौकरशाही में 1640 से 1740 तक प्रशिया की लोक सेवा है, वो उसका सबसे उत्तम उदाहरण है। फिर बच्चों अगला प्रकार क्या है? संरक्षक नौकरशाही। तो बच्चों संरक्षक नौकरशाही को लूट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रकार की नौकरशाही बहुत पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रही है। बच्चों 17वीं शताब्दी के मध्य तक यूनाइटेड किंगडम में इसका बोलबाला था। इस प्रकार की नौकरशाही का बोलबाला बच्चों कहाँ होता है? जहाँ सरकारी पद किसी व्यक्तिगत अनुग्रह या राजनैतिक पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। मीन्स किसी से खुश होकर, कोई बड़ा व्यक्ति खुश होकर उसको पद दे देता था, तो वो उसके अनुसार ही कार्य करता था। तो ये जो है
व्यक्तिगत अनुग्रह या राजनैतिक पुरस्कार कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा कार्य किया तो आपको ये फलां पद से या पर्टिकुलर इस रोल के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को दिया जाता था। तो इसको संरक्षक नौकरशाही कहते हैं। और मार्क्स ने इसको कहा कि इस प्रकार की नौकरशाही को प्राविधिक कुशलता की कमी, मीन्स उनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, अनुग्रह पे वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। कुशलता की कमी, ढीले त्रुटिपूर्ण मार्ग, उत्साह में कमी आदि इसके दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की योग्यता का कोई मानक निर्धारित नहीं होता है। फिर बच्चों अगला प्रकार है योग्यता नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी क्या है? योग्यता नौकरशाही वह व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। और योग्यता के परीक्षण जैसे आजकल हो रहा है, हमारे यहाँ लिखित परीक्षाएं हो रही, मौखिक परीक्षा हो रही, उपाधि और उपाधि संबंधी, या तीनों को मिला के योग्यता का निर्धारण किया जाता है। तब किसी व्यक्ति को किसी भूमिका के योग्य या किसी पद के योग्य समझा जाता है। तो योग्यता के इसके आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सेवाओं के लिए अच्छे प्रतियोगी, अच्छे कर्मचारियों की खोज की जाती है। और इस नौकरशाही का प्रयत्न ये रहता है कि लोक सेवा के लिए सर्वोत्तम लोगों को ही भर्ती किया जाए और जिनके गुणों की माप समाज में स्वीकृत मापदंडों की सहायता से हो, मीन्स जो समाज के वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता हो। तो बच्चों ये इसके प्रकार थे। आपने इसकी अर्थ, विशेषताएं और प्रकार इसको समझ लिया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होता है, आएगा। तो बच्चों फिर है नौकरशाही का राजनैतिक विकास में महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, मीन्स भारत के संदर्भ में नौकरशाही का राजनीतिक विकास में क्या महत्व है। तो इसका पहला महत्व क्या है? संवैधानिक विकास में महत्व। तो बच्चों संवैधानिक विकास, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक नौकरशाही का संवैधानिक शासन के विकास एवं कार्य संचालन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान एवं होता है। बदलती हुई परिस्थितियों में जब संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है और संविधान संशोधन के लिए जो नौकरशाही में लगे हुए कर्मचारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो विभिन्न प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं प्रदान करते हैं तथा परिवर्तित संविधान के अनुसार सरकार के निर्देशों का पर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो इसका संवैधानिक विकास में पहला महत्व होता है कि सरकार को सही आंकड़े और सूचनाएं प्रदान करके संवैधानिक विकास में योगदान देते हैं। फिर बच्चों अगला है राजनैतिक आधुनिकीकरण में योगदान। तो आधुनिकीकरण के में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और जिसमें राजनैतिक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी सम्मिलित है। और आधुनिकीकरण के विकास के लिए राजनैतिक आधुनिकीकरण का भी होना आवश्यक है और नौकरशाहों के माध्यम से आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पाने में विशेष सहायता मिलती है। कैसे? जैसे नौकरशाही के अभिकरण हैं जो विकास संबंधी नई नई आधुनिक योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं और इन योजनाओं को बनाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और उसमें उनमें कैपेसिटी भी होती है और उसमें कुशल भी होते हैं किसी कार्य, चूँकि उनका चुनाव योग्यता पर, कुशलता पर, मौखिक, लिखित और उपाधि पर आधारित परीक्षा के द्वारा ही होता है, तो उनमें वो सारी योग्यताएं निहित होती हैं। तो ये आधुनिक राजनैतिक योजनाओं के विशेषज्ञ होते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लानिंग को, किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए
पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और उस रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए एक विशेषज्ञ या प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उस विशेष फील्ड में विशेष जानकारी रखता हो। तो उनके पास और समय समय पर इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जैसे भारत जैसे विकासशील देश में कंप्यूटर आ जाने से बहुत से जो आंकड़े मुफीड कर दिए जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों के द्वारा सरकारें अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करती हैं और इन आंकड़ों एवं आधुनिक तकनीक के लिए नौकरशाह ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्थिक जनगणना होती है और वो जनगणना होती है, तो इसके सारे आंकड़े इकट्ठा कर लिए जाते हैं, बाद में उसी के आधार पर देश में विकास की रूपरेखा तय की जाती है। तो ये दूसरा इसका महत्व था कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में योगदान। फिर है आर्थिक विकास में महत्व। तो बच्चों, राज्य के आर्थिक विकास में नौकरशाही का विशेष महत्व है और किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के विकास का द्योतक होती है और देश के अंदर वित्तीय संकट से निपटने में तथा पूंजी निवेश अथवा करारोपण जैसी महत्वपूर्ण बातों में नौकरशाही का विशेष योगदान है। जैसे किस क्षेत्र में आर्थिक विनियोग किया जाए, किन किन मदों में पैसा खर्चा किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर नौकरशाही जो नौकरशाह होते हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व परामर्श सरकार को प्रदान करते हैं। आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सही सामंजस्य बनाना तथा आर्थिक विकास की गति को एक नई दिशा देना नौकरशाह का कार्य होता है। तो बच्चों, ये इसकी अगला महत्व हो गया। अब राजनैतिक आर्थिक निर्गत आउटपुट कार्यों में महत्व। तो निर्गत आउटपुट कार्यों में महत्व इसका क्या है कि नौकरशाही का सरकार और प्रशासन में आउटपुट, जिसको हिंदी में निर्गत कहते हैं, संबंधी भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। नौकरशाही सरकार की नीतियों का और विधियों का और निर्णयों का कार्यान्वयन करती है और वर्तमान में नौकरशाही के 3 आउटपुट रखे गए हैं, संबंधी कार्य होते हैं। पहला है नियम निर्माण, रूल मेकिंग मीन्स नियम को बनाते हैं। दूसरा है नियम प्रयुक्ति, रूल एप्लीकेशन, तथा नियम अधिनियम। तो बच्चों, इन 3 कार्यों को निर्गत आउटपुट कार्य में नौकरशाहों के द्वारा संपादित किया जाता है। फिर है आपका जन कल्याण के कार्य में सहायक। बच्चों, ये राज्य के नौकरशाह जो होते हैं राज्य के प्रहरी के रूप में, जनता के हित में सच्चे सेवक के रूप में सिद्धांता कार्य करते हैं। अतः नौकरशाही का आविर्भाव भी इसीलिए हुआ है। तो ये जन कल्याण के कार्यों में सहायक होते हैं। फिर समायोजन संबंधी कार्य। तो बच्चों, नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र के आधार पर प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशल समायोजन किया जाता है। ये जनहित विरोधी दावों, जनता की मांगों, संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसके बाद है नीति निर्धारण में सहायक। बच्चों, जो प्रशासन होता है, प्रशासन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मंत्री और लोक सेवक। मंत्रियों और लोक सेवकों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और मंत्रियों तथा विधान परिषदों द्वारा पास कानूनों तथा प्रशासनिक नीतियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व इन्हीं नौकरशाहों के ऊपर होता है। ठीक है बच्चों। फिर है राजनैतिक समाजीकरण तथा राजनैतिक संचार में महत्व। राजनैतिक समाजीकरण एवं राजनैतिक संचार में महत्व। तो नौकरशाही के नागरिकों में राजनैतिक समाजीकरण और राजनैतिक संचार संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित किए जाते हैं। बच्चों, पिफनर और प्रेस्थस ने कहा था कि नौकरशाही एक नमूने पर कार्यों तथा व्यक्तियों का व्यवस्थित संगठन है जो सामूहिक प्रयत्न के उद्देश्यों को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकती है। तो ये राजनैतिक तथा सामाजिक
समाजीकरण तथा राजनैतिक संचार में इसका महत्व है। तो बच्चों, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नौकरशाही क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसका समाज में क्या महत्व है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म होता है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।